हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो अपने प्लेटफॉर्म पे आज स्वागत करते हैं अपने ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए सपना विश्वकर्मा, है ना। ये और आपकी सपना, सबसे पहले तो वेलकम आपका इंस्टीट्यूट फिजिक्स बाय निखिल राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं सभी जो एस्पिरेंट्स आगे आने वाले उनके लिए। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। आपकी रैंक सपना कौन सी रही इसमें? आई थिंक 25th रही है क्या? नहीं सर, 22nd। 22nd, 22वीं रैंक है। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट रैंक आपकी है। जी सर। ठीक है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी कि हम आपकी सक्सेस में कैसे न कैसे, सारी मेहनत तो वैसे कैंडिडेट की होती है, ठीक है ना। कोचिंग वाले या मेंटर्स जो होते हैं वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बच्चे की खुद की ही मेहनत होती है वो जितना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सपना 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, जी सर। ठीक है। उससे पहले क्या था सपना के दिमाग में, और उसके बाद सपना के दिमाग में क्या है? क्या माइंडसेट बदल गया, कैसे चीजें बदल गई, कुछ फील हुआ? सर, 2 दिन पहले ये तो था कि एग्जाम निकल जाएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। पर ये नहीं सोचा था कि मतलब रैंक ये आएगी। ये आइडिया नहीं था पहले। तो मतलब ये चल रहा था कि आगे क्या करना है, अब क्या करना है, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद ये स्टेबिलिटी है कि कंफर्म हो गया। अब आगे की मतलब आगे की तरफ देखना है कि अब आगे क्या करना है एजुकेशन में। आगे क्या करने का विचार है आपको, क्या करने का मन है आपका, क्या सोचते हो आप? सर, जैसे कि मेरा नेट क्वालिफाई नहीं है, तो मैं हम्म, ये चाहूंगी कि आगे 1-2 साल में मैं अपना नेट क्वालिफाई करूं, तो आगे आने वाली जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसके लिए मैं एलिजिबल हो सकूं। बढ़िया बढ़िया सपना। अभी आपकी एज क्या है? सर, मेरी एज 25। तो आपके पास काफी टाइम है आराम से प्रोफेसर तक पहुंचने का। और हम उम्मीद भी यही रखते हैं कि अगर 25 की एज में आप स्कूल लेक्चरर बने हो, ठीक है, वो भी अच्छी रैंक के साथ, तो कैपेबिलिटीज तो रखते हो आप आराम से आने वाली वैकेंसी के अंदर, पहली हो चाहे वो दूसरी हो, उसके अंदर नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनने की। और थोड़ा सा सपना अभी है ना, अपना खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। आप मतलब कहाँ से हो आप, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है, ठीक है ना, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, कैसे आपने एग्जाम दिए हैं, थोड़ा सा अपना प्रोसेस बता दो। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम सपना विश्वकर्मा है। मैं राजस्थान के मतलब तहसील बानसूर है, कोटपुतली भैरव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ मैं। पिताजी का नाम मेरे श्री कैलाश चंद है और माताजी श्री मंजू देवी। और पापा वो प्राइवेट टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है। तो सर, स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है। पास में ही एक प्राइवेट स्कूल है, गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की है। उसके बाद सर बीएससी एमएससी भी मैंने यहीं से की है। पास में ही कॉलेज है प्राइवेट, बांसुर पीजी कॉलेज, वहां से। उसके जस्ट बाद मैंने बीएड की है और बीएड के जस्ट बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है। इसके बाद सर 12th के बाद मेरा इंस्पायर जो अवार्ड है उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। बहुत तो अच्छी बात है ये। ये मेरा बैकग्राउंड रहा है अब तक। ठीक है, और आपकी बीएड कब अगर हुई सर थी? बीएड मेरी 2023 में कंप्लीट हुई थी, लास्ट में। 23 में कंप्लीट हुई थी, और 24 में वैकेंसी आई थी, 25 में एग्जाम हुआ था, और 26 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। जी सर। अच्छी बात है। और इससे पहले भी सपना आपने एग्जाम दिए हैं? जी सर, जैसे एमएससी के बाद जैसे मैंने बीएड की कॉलेज के टाइम मेरे को 5-6 महीने का टाइम मिला था बीच में, ओके। कॉलेज में जाने से पहले। तो जब बीएड के लिए जो एग्जाम लगता है पीटीईटी का, वो मैंने एग्जाम दिया था। तो बीएड की मुझे कॉलेज तो मिल गई थी, लेकिन मैंने ये फील किया कि मेरा जीके थोड़ा कमजोर है उस टाइम, हम्म। क्योंकि जीके मैंने अब तक पढ़ा नहीं था। तो उसी के आधार पर मैंने सर 5-6 महीने में पटवारी और जो वीडियो का एग्जाम है वो दिया था मैंने। तो पटवारी में मेरा नहीं हुआ था, लेकिन वीडियो का प्री मैंने क्लियर किया था। और मेंस के टाइम फिर मैं बीएड में भी जैसे रेगुलर थी, तो बीएड का वो मेंस नहीं निकला था मेरा। वीडियो का मेंस नहीं निकला, अच्छी बात है सपना। वीडियो नहीं बने तो अपने 2400 ग्रेड पे की पोस्ट पे नहीं गए, तो आज आप सीधे 4800 ग्रेड पे की पोस्ट पे आए हो, ठीक है। तो इससे एक चीज ये भी दिखती है कि जो आपको नहीं मिलता उससे बहुत बेहतर आपको मिल जाता है अगर आप प्रयासरत रहते हैं तो। जी सर, जब मैं ये कहावत मैंने ये सुनी भी है, जैसे गॉड्स प्लान बेटर देन योर प्लान। तो अब हम्म। मुझे लगता है कि उस टाइम जो उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। हाँ, और अच्छा सोच रखा हो अभी तो। हाँ और हो सर। सकता है आप अभी देख नहीं पा रहे हो उसको,
कि भाई ये स्टेप्स जो है सपना के लिए और प्लान किए गए हैं, ठीक है ना? बस वो उनको आपको अपने हार्ड वर्क के द्वारा रिवेल करना पड़ेगा, वो आपके हार्ड वर्क के बिना रिवेल नहीं होंगे। जी सर, बिल्कुल। और, और सपना, इससे पहले आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया था या पहला एग्जाम आपका ये? नहीं सर, टीचिंग एग्जाम में जैसे मैंने बीएड में एंटर किया, तो फिर मैंने अपना जो टेंशन है थोड़ा टीचिंग एग्जाम की तरफ किया अपना। तो फिर मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, सीटेट लेवल 1 और 2, वो मैंने क्वालिफाई किए। फिर सर जैसे बीएड फर्स्ट ईयर हो गई, तो फिर सेकेंड ईयर में मैंने ये सोचा कि मैं पीजीटी एग्जाम की तरफ अपना थोड़ा वो दूं। तो मैंने सर 11th 12th वहीं से करना स्टार्ट किया पहले, क्योंकि उनको छोड़े बहुत साल हो गए थे। तो मैंने जैसे ओके। एआरएलएस की बुक वगैरह है वो की। फिर सर लास्ट में उस समय जो 2022 की आपकी वैकेंसी थी, उसका रिजल्ट आया। उस समय मेरी बीएड हो चुकी थी, मतलब रिजल्ट वगैरह सब आ गए थे मेरी बीएड के भी, और उसका भी रिजल्ट आया। तो फिर मैंने वो रिजल्ट देखा, तब मुझे ये लगा कि मुझे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने रीट का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, एनवीएस हाँ सर, केवीएस का इसके एग्जाम साथ नहीं दिया? दिया है मैंने, जो अभी ये वैकेंसी इसके बाद दिया है मैंने, इसका एग्जाम देने के बाद रीट का भी दिया है और सेकंड ग्रेड का भी दिया है। तो उसमें होने के चांसेस हैं? सर रीट प्री तो क्लियर है, लेकिन मेंस का नहीं दिया, और सेकंड ग्रेड में तो चांस नहीं है, वो मैंने ऐसे ही दिया था। ओके ओके। सपना, तुम्हारे नंबर कितने थे पेपर वन में, पेपर टू में सर अभी? पेपर वन में आई थिंक 72 मार्क्स थे, तो और जीके पेपर थोड़ा टू में सो रहा पेपर है टू ना? में 178 है। 178 है। फिजिक्स में तुम्हारे बहुत शानदार मार्क्स है, जीके में थोड़ा सिस्टम डावाडोल रहा है ना? जी सर। तो पर टोटल सर फिर कितने भी हो गए तुम्हारे मार्क्स? 40% आ गए, वो बड़ी बात है। हाँ, 40% का जो रूल है वो ले बैठा है ना? जैसे पॉलिटिकल का तुम रिजल्ट की बात करो तो सिर्फ 5 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जी सर। ठीक है? कॉमर्स के रिजल्ट की बात करो तो कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी से कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 2 गुना के अंदर। जी सर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 40% आप पेपर में ला रहे हो तो अच्छी बात है। टोटल स्कोर कितना हो गया सपना तुम्हारा? सर 250। 250, गुड गुड। और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मतलब इससे पहले आपका जो सीटेट वगैरह ये एग्जाम क्वालिफाई थे, कोई जॉब वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं था, हाँ। है ना? नेट वगैरह का एग्जाम, नेट गेट टिफर बारक जो भी हायर फिजिक्स के जो एग्जाम होते हैं, इनमें से कोई एग्जाम दिया है आपने पहले? नहीं सर, अभी तक मैंने दिया नहीं। जैसे कि मैंने बताया, बीएड के जस्ट बाद मैंने सोचा था कि मैं नेट की तैयारी करूं, लेकिन सर फिर फर्स्ट ग्रेड में ये होता है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। तो फिर मैंने इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया कि एक बार स्टेबिलिटी हो जाए लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं आगे आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम देंगे, निकालेंगे, और ऐसे ही प्राउड मोमेंट जो है वो बने रहेंगे हमारे लिए। ठीक है सपना, कैसे तुमने मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी बताओ, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तुमने इसकी तैयारी कब शुरू की थी, क्या क्या पढ़ा तुमने, ठीक है? किस पॉइंट पे तुम्हें क्या लगा कि ऐसे करना चाहिए? सर अगर मैं बताऊं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फरवरी 2024 से। ओके। जब मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपना फुल टाइम फर्स्ट ग्रेड पे दिया। तो सर फर्स्ट पेपर मैंने सेल्फ किया है, और सेकंड पेपर मैंने आपकी कोचिंग से जो बैच है वो खरीदा था मैंने, तो ओके। वहां से पूरा किया है। तो फर्स्ट पेपर में तो सर मैंने जैसे बुक से स्टडी की है, खुद के नोट्स बनाए हैं और उनको बार बार रिवाइज किया है, पीवाईक्यूज देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी। और सेकंड पेपर में सर जैसे आपने बताया था कि आपको हर एक यूनिट कंप्लीट करनी है, उसके बाद असाइनमेंट्स देने हैं, पीवाईक्यू देखने हैं। तो इस तरह से मैंने सर वैकेंसी आने तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, नोटिफिकेशन आने तक। उस तक मतलब कोई ही टॉपिक्स थे जो मेरे छूटे थे, तो बाकी की जो 3-4 महीने थे नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने उनको कंप्लीट किए। तो इस तरह से सर अगर मैं कहूँ तो फरवरी 2025 तक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी तैयारी अच्छी थी एकदम। मतलब रिवीजन भी हो गए थे 6-7 बार अच्छा सा, और पूरा याद भी था ठीक से, और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। पेपर वन के लिए आपने कौन सी बुक्स यूज की थी सपना? सर पेपर वन के लिए अगर मैं जैसे शुरू से बताऊं तो जैसे राजस्थान हिस्ट्री, उसके लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन पढ़ी थी, इंडियन ओके। हिस्ट्री के लिए भी। और सर आर्ट और कल्चर के लिए जो वीडियो के टाइम मैंने नोट्स बनाए थे, वो मैंने पढ़े थे। साथ में सिकवाल की बुक आती है, वो भी आप देख सकते हो, मैंने भी देखी थी कुछ पॉइंट्स के लिए। और उसके बाद सर रीजनिंग और मैथ के लिए भी मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक खरीदी थी, उसी से किया था मैंने। और सर करंट के लिए नानक क्लासेज की वो अधवार सिंह का आता है, वो मैंने पढ़ा था।
और सर साइंस की बात करूँ तो मैं 9th और 10th की जो बुक आती है वो सफिशिएंट है आपके लिए। फिर उसके बाद सर ज्योग्राफी में भी मैंने वीडियो के टाइम जो नोट्स बनाए थे वही पढ़े थे। और पॉलिटी सर एक नोट्स के टाइप में एक बुक आती है टारगेट RES, उसमें हैंड रिटन नोट्स के टाइप में वो एक पूरी बुक होती है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो कंप्लीट की थी उसमें। और सर साइकोलॉजी के लिए मैं बताऊँ तो जो अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है धीर सिंह दाभाई सर की, वो मैंने की थी। अच्छा, और जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह कितने फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाए थे? क्या इंपॉर्टेंस है पहले पेपर के अंदर भी टेस्ट सीरीज का? सर टेस्ट फर्स्ट पेपर में मैं ज़्यादा वो तो नहीं लगाए मैंने टेस्ट। अगर मैं कहूँ तो 3-4 टेस्ट मैंने लगाए थे, तो उनको देने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे रिविज़न ज़्यादा करना चाहिए। मुझे ये फ़ील हुआ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मतलब टेस्ट मैंने दिए हैं और उनको एनालिसिस भी किया है, तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे बाकी का समय रिविज़न पे ही देना चाहिए। तो सर मैंने अपना रिविज़न का जो फ़ास्ट रिविज़न किया लास्ट टाइम में, जैसे 20-25 दिन में मैंने जीके का एक पूरा जीके को कर दिया। तो इस लास्ट टाइम में मेरा जो रिविज़न है वो बहुत ही फ़ास्ट तरीके से हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा के लास्ट टाइम में कम से कम 3-4 बार जीके को निकाला है। तो लास्ट जो आपने फुल लेंथ दिया था फर्स्ट पेपर का, उसमें आपका स्कोर क्या आता था? वो एवरेज टेस्ट सीरीज में? सर एवरेज यही रहता था 70, 75। ठीक है, मतलब जितना स्कोर आपने वहां किया उतना स्कोर आपने यहाँ भी कर लिया, क्योंकि पर स्टूडेंट सर के साथ ही मैंने ये मैं कहूँगी कि सिलेबस मैंने जीके का पूरा कंप्लीट किया था। अगर मैं उस टाइम जीके का सिलेबस छोड़ देती तो शायद 40% नहीं आ पाते। तो उस टाइम मैंने पूरा सिलेबस किया था, बस जो इंग्लिश और हिंदी के जो लास्ट के कुछ वो होते हैं लास्ट के सिलेबस में पॉइंट्स, वो मैंने छोड़े थे और कंप्लीट सिलेबस पूरा किया था और बार-बार रिवीजन किया था। क्यों इम्पोर्टेंस है सपना? क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि आप सारा सिलेबस पढ़ें जब 40% लाने के अंदर ही पसीने आ जा रहे हैं बच्चों को? सर उस टाइम तो यही लगता था कि 40% के जितना ही करते हैं, ये भी रहता था माइंड में कि इतना ध्यान नहीं देना है फर्स्ट पेपर पर। लेकिन फिर मेरे अच्छा। पास टाइम था तो मैंने पूरा ही किया उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे अपना ये स्कोर भी इम्प्रूव करना था। फिर सर फिजिक्स में एक तरह का जब सैचुरेशन लेवल आ जाता है तो आपको ये लगता है कि आप जीके में अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे करके जीके को पूरा कंप्लीट किया और वो ही मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि उसी की वजह से जो है मेरे 40% बन पाए। अगर उसी समय मैं 40% सिलेबस करती तो आज मेरा ये स्कोर नहीं रहता फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और सपना क्या डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट पेपर का आपने बताया, क्या डिफरेंस है जैसे सेकंड पेपर की अपनी हम बात करते हैं, ठीक है? क्या डिफरेंस है? एक तो पूरा सेल्फ से पढ़ना कि भाई मैं 11 12 की बुक्स पढ़ूंगा, बीएससी की बुक्स पढ़ूंगा, एमएससी के नेट के नोट्स पढ़ूंगा, ठीक है? क्या डिफरेंस है? एक तो ये अपने रैंडमली कुछ भी प्रिपेयर करने में, या फिर एक कोचिंग का कंटेंट से तैयारी करने में, या अरेंज्ड तैयारी थोड़ी करने में जहां से आपको नोट्स मिल जाए, या फिर आपको एक कोचिंग की गाइडेंस मिल जाए? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर मैं मेरा बताती हूँ कि जैसे मैंने अब तक कोई कोचिंग ली नहीं थी, फर्स्ट हम्म। ग्रेड से पहले, तो मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, ये मुझे पता था कि एक बार मुझे कोचिंग लेनी चाहिए। लेकिन सर जिन्होंने पहले जैसे नेट की कोचिंग या IIT जेईई की कर रखी है, वो सेल्फ भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिल्कुल। कोचिंग का मुझे ये लगता है कि कोचिंग लेने से कहीं न कहीं आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मुझे ये था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो सके तो इसी में क्लियर करना है और कम से कम समय में, मतलब बार-बार वो नहीं करना। तो मुझे कोचिंग लेनी थी और किस तरह से कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, तो एक गाइडेंस की ज़रूरत थी सर। तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि जो मेरा जो टाइम है वो थोड़ा कम हो गया। 1 डेढ़ साल में मैंने क्लियर भी कर लिया और अच्छी रैंक भी ले ली। आपने तैयारी घर पे रह के ही की या कहीं जाके की? नहीं सर, घर पे रह के। और मुझे ऐसा लगता है सपना की जो 125 स्टूडेंट 125 स्टूडेंट हुए हैं, उनमें से लगभग स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जिन्होंने वो या तो ऑनलाइन कोचिंग की है, ठीक है, या फिर कोचिंग की ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है, सारी सुविधा हो गई है, तुम्हें घर बैठे हर चीज मिल जाती है। बुक्स तो ठीक है, वो है ही, आपको मिल जाती है, पर गाइडेंस वगैरह भी ठीक है, कॉन्टेक्ट वगैरह, इंटरनेट है, हर चीज है कि आपको अब ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, तो हाँ हर सर, कोई उस तक एक्सेस कर सकता है। इस बात पे मैं ये कहूँगी कि आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो बिल्कुल। जैसे मुझे ये लगता था कि मेरे लिए ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सही रहेगा, क्योंकि मैं उसे अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकती हूँ, अपना बस। टाइम टेबल खुद बना सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को पहचाना और उसी हिसाब से सर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि मुझे वो गाइडेंस मिल गई सही, और जैसे ही सर आपका सिलेक्शन हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था कि अब तो मेरा भी हो जाएगा।
हाँ, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है कि भाई जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं वो भी अच्छी रैंक के साथ हैं, तो हम भी अच्छी रैंक के साथ कर लेंगे, है ना? ठीक है। तो और इसके अलावा बताइए, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इसमें? पहले सर से कोई सर्विस में है? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं है हमारे घर में, मैं ही हूँ अब तक। उसका तो हमारी पूरी तुम्हारे अलग ही फैमिली होता है। है। तो सर फैमिली का सपोर्ट मैं ये कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा। अगर वो हम्म, नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती। तो जैसे उन्होंने मुझे आज तक जैसे पढ़ाया लिखाया हमेशा सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगी। दूसरा सर, जो भी आपके जो भी मेंटोर्स है, आपका विशेष मार्गदर्शन रहा, तो उसके लिए मैं आपकी थैंकफुल हूँ। और जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं और मेंटोर्स रहे हैं उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। और सर थर्ड मैं ये कहूंगी कि आपका जो भी जो संगत होती है, मैं मेरे दोस्तों का नाम लेना चाहूंगी कि बिल्कुल। उनकी जो बिल्कुल मेरे लिए वो एकदम हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे। एक पहले से गवर्नमेंट जॉब में है और एक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है। तो जब भी मेरे को जिस भी चीज की जरूरत पड़ी उन्होंने मेरे को अवेलेबल करवाई। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा सर। अच्छी बात है। एक सपना यहाँ ये बात और आती है थोड़ी सी कि सिलेक्शन के लिए क्या आपने पिछले 1 डेढ़ साल पढ़ा, वही इम्पोर्टेंट है, कि उससे पहले आप क्या करते आ रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल सर, पहले जो आप कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे कि मैंने बीएससी एमएससी बीएड हमेशा ही अपनी पढ़ाई पर पूरा वो दिया है। कभी पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दूंगी, ऐसे करूंगी। लेकिन जैसे मैंने बीएससी की तो मैंने अपना फुल फोकस बीएससी पे ही रखा। उसके बाद मुझे पता था कि मुझे एमएससी करनी है, तो मैंने उसको अच्छे परसेंटेज से पास किया। फिर सर बीएड में भी मैंने अपना फुल फोकस रखा। तो मुझे ये लगता है कि आपकी शुरू की मेहनत काम लाती है बाद में भी। लेकिन सर बाद में भी अगर कोई अच्छी मेहनत करे, मैं ये मानती हूँ, तो वो भी कर सकता है। ठीक है। और इससे जैसे आपने 12th में परसेंट कितने थे आपके? सर 12th में 89.40। और बीएससी में एवरेज? बीएससी में अराउंड 80%, एमएससी में भी 80% ही थे। बहुत वही शानदार स्कोर। इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर मैं बहुत पीछे हूँ आपसे, मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है। और अपना अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अपने अभी 2.5 मंथ के बाद एग्जाम होने वाली है। जी ठीक सर। है। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जिनका ठीक ठाक सिलेबस पूरा हो गया होगा, क्योंकि अब नए सिरे से तैयारी करने का टाइम तो है नहीं, है ना? तो हम्म। उनके लिए आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा कि ऐसे ऐसे वो थोड़ा कर सकते हैं, आपके सजेशंस क्या है? और जिनका नहीं हुआ इस बार, जिनका 2 गुना में तो हो गया, 1 गुना में नहीं हुआ, तो उनको भी ये एग्जाम देंगे वो ऑब्वियसली। ठीक है, उनको कैसे करना चाहिए थोड़ा आपके अकॉर्डिंग? सर जो 2.5 महीने बाद एग्जाम है उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि अभी आप कुछ भी नया मत पढ़िए। जितना ज्यादा हो सके आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाइए। सर जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जब रिवीजन के बाद हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उससे ये रहता है कि पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी माइंड में जो इंफॉर्मेशन पुट की है वो उसको हम देख पाते हैं कि हम किस लेवल पर हैं। तो सर उसके साथ ही जैसे पेपर देने का एक तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होती है, वो भी आपकी डेवलप हो जाती है। सिली मिस्टेक्स होती है जो लास्ट टाइम में, वो आप समझ जाते हो कि हमें ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सर लास्ट टाइम में तो मुझे ये लगता है कि उनको रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना चाहिए और ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओवर थिंकिंग भी काम बिगाड़ देती है। तो सर तो जैसे हाँ, हाँ। आप कंप्लीट कीजिए पहले। और सर जो अभी ये एग्जाम देना चाहते हैं जिन जो मतलब 2 गुना में हो गया था, 1 गुना में नहीं हुआ, तो मैं यही कहूंगी कि आप मेहनत करिए, आपका अब की बार जरूर होगा। पिछले जो एग्जाम्स है जैसे मेरे भी नहीं निकले हैं, लेकिन अब की बार हुआ है, तो मेहनत का फल हमेशा मिलता है सर। ठीक है सपना, और आप 22वीं रैंक पे चयनित हुए, ठीक है ना? और आज के टाइम के अंदर कंपटीशन जब इतना बढ़ गया है, ठीक है ना, पहले तो ऐसा था कि फिजिक्स के अंदर ऐसा भी हुआ है कि 400 वैकेंसी, 400 पोस्ट निकली है एक बार। अब हाँ सर। 400 निकलती है तो फिर सिंपल सा रूल बताऊं कि अब अगर 400 निकल जाए ना, ठीक है ना, तो पता नहीं कितने कितने ही, मुझे लग रहा है जो कैंडिडेट ठीक ठाक तैयारी कर रहा है वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और अभी जो वैकेंसी निकलती है बहुत कम पोस्ट पे निकलती है, तो अब तो भाई सिलेक्शन लेना ही अपने आप में एक टॉपर है। ठीक है ना, वो टॉपर वाली सी फील है। तो अपने जो, ठीक है, आपका जो मार्गदर्शन है सारे कैंडिडेट्स को काम आएगा। ठीक है, उसके अलावा भी जितने भी कैंडिडेट है जिनको आपसे कोई क्वेरी रह जाती है, ठीक है, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के नीचे वो अपना कमेंट लिख देंगे, है ना, और आप उनको रिस्पॉन्ड कर देंगे। जी सर बिल्कुल।
ऐसे। और इसके अलावा और जैसे कोई नई नए सिरे से तैयारी करना चाहता है पूरा, क्योंकि जिसने अब तक नहीं की, ठीक है ना, वो बात है ना कि वो आजादी वाला भाव है ना, वो 26 जनवरी 15 अगस्त पे निकलता है। तो तैयारी वाला भाव भी तभी निकलता है जब रिजल्ट्स आते हैं कि अब तो मुझे भी करनी है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि जो नए आगे वाली जो वैकेंसी आएगी 2027 में आए या 2028 की शुरुआत में आए, उसके लिए कैंडिडेट को अगर अब से तैयारी शुरू करनी हो तो किस तरीके से उन्हें थोड़ा मूव करना चाहिए? कितना टाइम उन्हें लगेगा इसके करने के लिए, वो कैसे करनी चाहिए? सर मुझे ये लगता है कि अगर कोई साधारण बैकग्राउंड से है, जैसे कि मैंने साधारण कॉलेज से की है, पहले कोचिंग नहीं ली, तो मैं उसी हिसाब से बता सकती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि 1 डेढ़ साल का समय आपको लग जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। हुँ, तो सर धीरे-धीरे शुरू में ये लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप उस समय अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए। कि मुझ कहीं न कहीं आपकी सब्जेक्ट में जो कमांड ही बढ़ेगी, आप ये देखिए। तो अगर इसमें भी नहीं होगा तो सब्जेक्ट में कमांड बढ़ेगी तो आप कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। शुरू-शुरू में वो बिल्कुल, कॉन्फिडेंस नहीं आता सर। तो शुरू में आप यही रखिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा और आप 6-7 रिवीजन लगा लेंगे, तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। आपके अंदर से ही आने लगेगा कि अब मैं तैयार हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है सर। ओके। और थोड़ा-सा एक आप ये भी बता दीजिए कि जैसे कि अपना देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, ठीक है? हाँ, बहुत सारी जगह वैसा नहीं है, हर चीज़ इक्वलिटी चीज़ों में है। फिर भी कहीं न कहीं आप देखोगे है, डिफरेंस तो है लड़का-लड़की में, है ना? जी सर। तो इस उस टाइम कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लिए खुद से इंडिपेंडेंट होना, उसके पास खुद की जॉब होना, और वो कितना ज़रूरी है शादी से पहले, आपके अकॉर्डिंग? सर, मुझे यही लगता था कि मुझे शादी से पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो सर आज के टाइम में जैसे 21वीं सदी चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि हर एक महिला को इतना इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गवर्नमेंट जॉब ही लगें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना इंडिपेंडेंट रहो कि मुश्किल वक़्त में आप अपना सर्वाइवल खुद कर सको, दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहो। बिल्कुल। तो ये मेरे दिमाग में सर हमेशा ही रहा है कि मुझे अपना खुद का देखना है, तो शादी से पहले मुझे वो करना था सर। और बाद में एक ये स रहता है कि हुँ, सर जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो सर उस चक्कर में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में वो तैयारी भी नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं कर सकता, वो भी कर सकती हैं। पर मेरे लिए मुझे लगता था कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, तो मैंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। ओके, ओके। बिल्कुल परफेक्टली अपनी चीज़ें जो है आपने बताई, ठीक है, कि शादी से पहले कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद कंडीशंस कैसी होंगी कोई नहीं जानता, हाँ सर। ठीक है? और बेटर ये है कि जो आप ये सोचें कि मैं उसको परसों कर लूँगा, उससे बेटर है कि परसों नहीं पता आपको कैसा टाइम होगा, आज का आपको पता है कि कैसा टाइम है, ठीक है? जी और सर। अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ उसे आज कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें आज कर लेनी चाहिए, है ना? ठीक है। और इसके अलावा सपना ये बताइए कि पेपर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपने जो पेपर 1 दिया 26th ऑफ जून को और 29th ऑफ जून को आपने पेपर दिया था पेपर 2, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको उन दोनों पेपर देने का? सर पेपर 1 में जैसे 23 तारीख का पेपर आया था, तो वो थोड़ा हार्ड आया था। तो हुँ, उस टाइम मैं भी थोड़ी ओवरथिंकिंग मोड में चली गई थी। तो फिर हुँ, जैसे-तैसे मैंने अपने आप को समझाया और फिर वो 26 तारीख जो हमारा पेपर था पेपर 1 वो मैंने दिया। तो सर मैं ये कहूँगी कि मैंने 2 राउंड लगाए और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि सर जैसे मैथ और रीजनिंग पे मेरी कमांड थी। तो मुझे ये था कि मुझे इनमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और करना भी है तो एक्यूरेसी के साथ करना है, गलत नहीं होना चाहिए। और सर ओके, पेपर में भी वही रहा कि मेरे जो 11 क्वेश्चन आए थे 11 या 12 मैथ या रीजनिंग के वो सारे सही थे मेरे। और सर बाकी के जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं वो मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने उनमें रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो उनमें भी मेरे अच्छे खासे स्कोर हो गए, तो मैंने 40% क्लियर कर लिया वो। और सर सेकंड पेपर में मैं ये कहूँगी कि आप उसमें राउंड सिस्टम ज़रूर लगाएँ और सर ओवरथिंकिंग के लिए जैसे आपने पहले एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप जैसे पेपर से पहले 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है, तो आप उसमें अपनी ब्रीथ पर ध्यान दीजिए, तो उसमें ओवरथिंकिंग नहीं होगी। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई पेपर सेकंड में, तो वो मेरे काम आई और सर राउंड सिस्टम तो आपको लगाना ही है, साथ ही सर पेपर सेकंड में मैं ये कहूँगी कि आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। अगर बिल्कुल, पेपर क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको राउंड 2 में लगाओ फिर।
राउंड 1 में आप वही क्वेश्चन लगाओ जो मतलब देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई सर। और पेपर 2 में फिर मेरे को पेपर देने के बाद ही लगा था कि अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और पेपर 1 के बाद सपना क्या आपने अपने मार्क्स जोड़ लिए थे, उस गैप के दौरान? मैंने सोचा तो ये था कि मैं नहीं जोड़ूँगी, लेकिन सर फिर मैंने जोड़ ली। हो गए थे उस टाइम 40%? हाँ सर, उस टाइम हो गया था। फिर ऐसे लगा कि फिर हाँ मैंने मतलब ये ठीक है। सोचा कि अगर इसमें 40% हो जाएगा तो पेपर सेकंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, तो फिर मैंने ठीक है। उसमें मार्क्स जोड़े, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा बाद में। ओके, ओके। मैंने भी ऐसे ही किया था सपना, जब मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस गैप में नहीं रहा जाता कि भई ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, और जितने मार्क्स आपके हैं उतने ही मेरे थे, पेपर 1 के अंदर, ठीक है? तो ये भी एक थोड़ी ठीक बात है। और पेपर देने के दौरान सपना ऐसा लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं? पेपर देने के दौरान सर फर्स्ट पेपर में तो मुझे नहीं लगा था, बाद में मैंने क्वेश्चन जोड़े तो फिर ये लगा कि हाँ, हो गए हैं 40%। लेकिन पेपर सेकंड के बाद सर जैसे ही मैंने कंप्लीट किया पेपर तो मुझे ये लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक टाइम के लिए। फिर मैंने घर आके अपने नंबर जोड़े तो फिर आपसे भी मैंने गाइडेंस ली थी कि मेरे ये नंबर जुड़ रहे हैं तो होगा या नहीं? फिर आपने कहा कि हाँ, हो जाएगा, अच्छी रैंक के साथ होगा। फिर सर लगा कि हो जाएगा। तो क्या किया फिर पिछले आपने जो भी ये 8-9 महीने थे पेपर देने के बाद? सर पेपर देने के बाद मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ सेल्फ, तो अभी बीच के सेंट वाला 2-3 नेट महीने तो सर ऐसे ही सेंट चले वाला गए नेट उसके। दिया था आपने? क्या सर? अभी जो नहीं नेट सर, हुआ वो था वो मैंने दिया था नहीं आपने? दिया, वो मैंने नहीं दिया। पेपर देने के बाद 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए, फिर उसके बाद मैंने नेट की तैयारी करने की सोची। वो रेस्ट मोड जो अपने करते हैं कि भाई एक बार एग्जाम हो गया तो अपने रेस्ट मोड में चलते हैं, ठीक है। और जब 29 को आपने पेपर दे दिया था, 31 जून के लगभग या 1 जुलाई के लगभग, आपका कॉन्फिडेंस कैसा था कि हो जाएगा? हाँ सर, उस टाइम तो लगा था कि हो जाएगा। सब खुश भी थे, लेकिन फिर ये भी दिमाग में रहता था कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो पता चल जाए कि हो गया या नहीं। तो ये ठीक भी है। कहीं न कहीं दिमाग में रहता है। आपके परिवार में कौन कौन है सपना? सर, मम्मी-पापा हैं और एक मेरे बड़ा भाई है, मैरिड है वो। ठीक है, उनका मतलब अभी हाव भाव कैसे है रिजल्ट आने के बाद, सिलेक्शन देखने के बाद? रिज़ल्ट आने के बाद सर जैसे फिज़िक्स का रिज़ल्ट आया तो मेरे पापा ने देखा था, तो उन्होंने तो हम्म, चेक भी नहीं किया, उनको पता था कि उम्मीद थी कि हो जाएगा, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो वो तो वैसे ही खुश हो गए कि फिज़िक्स का रिज़ल्ट आ गया। तो फिर हम्म। मैंने उनको कहा कि एक बार रिज़ल्ट देखते हैं, तो फिर उसके बाद सर शुरू में तो मिक्स्ड फीलिंग थी कि ठीक है, बाद में सर अब सभी बहुत खुश हैं। अभी फिर वो चल रहा होगा घर में, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जी सर। कैसे क्या करना है, स्कूटी सीख लेनी चाहिए या स्कूटी आती है, वो जो भी चीजें हैं कहाँ रहेंगी, कैसे करेंगे, ये साथ रहने कौन जाएगा, जितनी भी चीजें हैं चलती रहती है परिवारों में, ठीक है। और इसके अलावा सपना तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो अगर तुम शेयर करो, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, तो उनकी हेल्प हो सकती है थोड़ी, तुम्हें क्या लगता है? सर पॉइंट्स में मैं ये कहूँगी कि आप सिलेबस पूरा पढ़िए, सिलेबस पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू ओके। इम्पोर्टेंट है। और सर मैंने ये किया था कि जो भी पीवाईक्यू थे और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट टिप्स लगती थी, वो मैंने अपने नोट्स में ही उससे हाइलाइटर से उसको हाइलाइट कर लिया था। तो इस तरह वो जो नोट्स थे, जो कंसाइज़ हो गए थे बहुत कम। शॉर्ट नोट्स बन गए थे एक तरह के, तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ। और सर मैं ये कहूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए, डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कीजिए। और एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आपकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेता है, वो आपके पेशेंस की लेता है। तो मुझे लगता है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि आप मंज़िल के बहुत करीब हो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट वैकेंसी में आपका हो जाए। ठीक है सपना, अभी आपकी 22वीं रैंक आई है ना, तो दो बात मैं करूंगा, ठीक है, कि एक तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो आपसे ज्यादा रिलेटेड हो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि आपकी 22वीं रैंक आई, तो ये रैंक टॉप 5 में या टॉप 10 में भी हो सकती थी, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक्स आपने की है तो आप टॉप में नहीं है, जी सर। टॉप 5 में नहीं है, और कुछ आपने बढ़िया किया है तो आप सिलेक्शन से बाहर नहीं है। क्या डिफरेंस, मतलब तीनों ऐसे अपने मान के चलते हैं कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं और जो लोग 2 गुना में आते हैं ना, सबने सिलेबस पूरा किया था, अच्छी तैयारी की थी, ठीक है, फिर भी क्या चीजें हैं जो टॉपर्स को और रैंक जो अपने ये 30 के आसपास रैंक को और बाहर वाले को, एग्जिट वाले को अलग बनाती है? प्रिपरेशन सबकी सेम है। सर मुझे लगता है कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा।
और हुँ, सर प्रिपरेशन के दौरान इतना लंबा टाइम होता है 1 डेढ़ साल का या 2 साल भी निकल जाते हैं कई बार, तो हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। कभी-कभी बहुत कम पढ़ाई होती है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो मुझे ये लगता है कि आप कभी बीच में गैप भी लग जाए किसी कारणवश जैसे फैमिली में कोई इश्यू हो जाए या हेल्थ इश्यू आ जाए तो आपको उसमें गिल्ट नहीं करना चाहिए। जब भी मतलब ठीक है बीच में ब्रेक हो गया तो फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कभी-कभी हम उस गिल्ट में ही रह जाते हैं कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि उन सिचुएशन में सर कभी आपका कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जिन पर आपका कंट्रोल है सर उनको आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए उनको कंट्रोल करके। जैसे सोशल मीडिया वगैरह से इनको आप दूर कर सकते हो। तो सर मैंने वो पूरा कंट्रोल किया और बाकी तो मैं यही कहूँगी कि सर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। आपका रूटीन क्या रहता था, जब आप तैयारी करते थे? सर रूटीन सुबह में 7 से साढ़े 12 ये रहता था मेरा फिज़िक्स का। तो फिर सर दोपहर में जैसे ढाई बजे से 4 बजे तक भी मैं जैसे सुबह मैंने अगर ग्रेजुएशन का पार्ट कंप्लीट किया तो बीच में दोपहर में मैंने 1 डेढ़ घंटे जैसे 11th-12th के ट्यूशन निकाल लिए। यही रहता था। फिर सर 5 से 8 बजे तक मैं जीके और उसको देती थी। और सर कभी-कभी रूटीन को मैंने मॉडिफाई भी किया है जैसे मेरे मेरे को लगा कि फिज़िक्स में मेरा कमांड हो रहा है तो फिर मैंने जीके को ज़्यादा टाइम दिया, तो उस हिसाब से मैंने किया। सुबह उठने का टाइम क्या रहता था आपका? सर 6 बजे। और हेल्थ का थोड़ा कुछ ध्यान रखा आपने इस प्रिपरेशन के दौरान? हाँ सर, हेल्थ का मुझे ये लगता है ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं मिलता लेकिन घूमने मतलब एक्सरसाइज़ पे थोड़ा-थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर अगर पेपर के टाइम में कोई हेल्थ इश्यू आ जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है उस टाइम। ठीक है। और प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कोई साइड में कुछ और भी था, आप पढ़ा रहे थे या घर का काम था, ऐसा कुछ था या प्रॉपर ऐसे पढ़ाई? नहीं सर, प्रॉपर पढ़ाई और थोड़ा बहुत जो घर का काम होता है वो मैं करती थी। हुँ, बाकी पूरा टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन को ही देती थी। ओके। और इसके अलावा और सपना आप बताइए कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपने डिस्कस नहीं किए हो? आपने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए आपके अकॉर्डिंग या कुछ बाकी है? हाँ सर, मेरे अकॉर्डिंग तो सारे हो गए। ठीक है, सारा आपने आपने ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस भी नहीं दिया है ना? नहीं सर। और सपना ये तुमने यही क्यों चुना? सरकारी नौकरी के अंदर फर्स्ट ग्रेड ही क्यों चुना तुमने कि भाई मुझे इसकी ही करनी चाहिए, इस लाइन में ही जाना चाहिए? व्हाई? सर जैसे बीएड फाइनल ईयर में मैंने बताया कि मैंने अपना अटेंशन थोड़ा टीचिंग एग्ज़ाम की तरफ किया। तो सर उस टाइम 3 ऑप्शन थे जैसे रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन था मेरे लिए। तो मैंने अपने हुँ, सब्जेक्ट को ही चुना कि मुझे उस पे कमांड लेनी है। तो उस टाइम ये तो नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड में ही सिलेक्शन लेना है लेकिन फिज़िक्स पर कमांड करनी है इस वज़ह से सर मैंने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन की। तो उस टाइम ये लगता था कि केवीएस, एनवीएस जो भी वैकेंसी आएगी उसमें मैं अपना दूँगी और पीजीटी में क्लियर कर लूँगी। तो फिर सर वो वैकेंसी तो आई नहीं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को फिर किया। तो ठीक है सपना, ये अभी और अभी ये कोई जैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आपका मार्गदर्शन जो है स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा? कुछ ऐसा सोचा है आपने कि यूट्यूब पे करना है कुछ या किसी कोचिंग से जुड़ना है, ऐसा कुछ सोचा है आपने? सर अभी तक तो ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एजुकेशन को और बढ़ाना चाहिए, जितना भी हुँ, टाइम मुझे मिला है। बाकी सर बाद में बहुत टाइम है तो मैं बाद में ध्यान दे सकती हूँ उस चीज़ पे। अभी मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी एजुकेशन और बढ़ानी चाहिए, जैसे नेट क्लियर करना चाहिए मुझे। ठीक है। और इसके अलावा सपना और मुझे कोई लगता नहीं कोई पॉइंट अपने छोड़ा है, जो अपने को और डिस्कस करना चाहिए, है ना? जी सर। और तो सब हो गया, तैयारी कैसे करनी चाहिए, बुक्स कौन-सी यूज़ की थी, क्या फ़र्क है सेल्फ में पढ़ने में और मैनेज्ड मैटर पढ़ने में? टेस्ट सीरीज़ का आपने बता दिया, पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है सपना? सर ट्यूशन प्रैक्टिस तो मैं ये बताऊँगी कि फिज़िक्स में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सर जैसे हुँ, मैंने फिज़िक्स में बताया मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरे 8 ही क्वेश्चन गलत हुए थे। तो वो आपने सिर्फ एक्यूरेसी 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? हाँ सर और मेरे उसमें 8 ही क्वेश्चन गलत हुए थे। तो उसमें मेरी बहुत एक्यूरेसी शानदार। बहुत अच्छी रही थी क्योंकि सर कितनी भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो मैं उसे ज़रूर करती थी और बार-बार चाहे वो क्वेश्चन मुझे आए तो भी मैं उसको बार-बार करती थी। तो इस तरह से सर मैंने 2 9-10 रीज़न तो मैंने लगा दिए थे, मैंने काउंट तो नहीं किए पर इतने हो गए होंगे सर मेरे। तो ये था सर और सर ठीक जीके है। में भी मैं ये कहूँगी कि मैंने 43 अटेम्प्ट किया था मैंने और उसमें मेरे 5 ही क्वेश्चन गलत हुए थे।
तो जीके में तो मैं थोड़ा मतलब मुझे ये लगता था कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, तो इसी वजह से। कोई पार्ट छोड़ा था आपने फिजिक्स में, ये सारे पूरा किया था? नहीं सर, पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है। और जनरली जैसे मतलब मान लो कोई टॉपिक जो है किसी को नहीं आता, जैसे है ना, कुछ ना कुछ वीक हर स्टूडेंट का होता है। तो आपको क्या लगता है फिजिक्स के अंदर कौन सा पोर्शन आपका वीक था और आपने उसको टैकल कैसे किया? जैसे मैं क्या करता था नेट की तैयारी के दौरान, मेरा इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड वीक था, तो मैं उसको कंप्लीट नहीं पढ़ता, उसके शॉर्ट नोट पढ़ लिए, उसके पीवाईक्यू पढ़ लिए, उसकी फॉर्मुला शीट रट ली, याद कर ली, तो वहां से मेरे को फायदा होता था। आपका इसको लेके क्या पीओवी है कि ऐसे मैं इसको टैकल करती हूँ? सर जैसे सिलेबस तो मेरा कंप्लीट ही हो गया था, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 11th-12th की ऑप्टिक्स है, वो मुझे थोड़ी बोरिंग लगती थी पढ़ने में। तो हम्म, उसके लिए सर फिर मैंने ये किया कि जो नीट के क्वेश्चन है, उनको लगाए लास्ट टाइम में, और जो भी फॉर्मूला है, उनको नोट डाउन कर लिए। तो बाकी जो उसी से सर फिर वो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हो गए उसमें। ठीक है। और पीवाईक्यू का डिस्कशन हो गया, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो गया, राउंड सिस्टम के अंदर टेस्ट आपको देने चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन लगाओ, असाइनमेंट लगाओ, वो इतना इंपॉर्टेंट है। और एक सपना, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, माइंडसेट कैसा होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान और जब आप टेस्ट दे रहे हो उस दौरान? सर माइंडसेट तो मैं कहूँगी कि अगर प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, कभी पॉज़िटिव ओके। आते हैं, कभी नेगेटिव आते हैं और बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी रहते हैं। तो सर कभी भी मतलब कंप्लेनिंग मोड में ना रहकर मुझे ये लगता है कि आपको पॉज़िटिव ही सोचना चाहिए, वो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कहीं न कहीं पॉज़िटिव थिंकिंग आपका सिलेक्शन करा ही देगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही रहोगे तो वो फिर सर नहीं हो पाएगा उससे। तो मुझे ये लगता है कि माइंडसेट तो पॉज़िटिव रखना ही पड़ेगा। साथ ही सर आप मुझे ये लगता है कि आपको अपना काउंसलर खुद ही बनना पड़ता है। जब भी आप बिल्कुल। लो फ़ील करते हो तो अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि नहीं करना है, तो वो अपने आप डेवलप हो जाती है सर वो चीज़। जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक प्रिपरेशन मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें सिखा देती हैं आपको लाइफ़ में। तो एक प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ देती है सर। ठीक है। और अब इसके अलावा सपना और कुछ आप कहना चाहें हमारे एस्पिरेंट से कि भाई ऐसा ऐसा थोड़ा कुछ करना जो तुम्हें काम आएगा जिंदगी में, इस टॉपिक को लेके आप आगे बढ़े, फर्स्ट एड की तैयारी जो कर रहा है या एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहा है या एनवीएस केवीएस की कर रहा है, तो कि थोड़ा ये माइंडसेट लेके चलेंगे, चीजें इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से मैनेज करेंगे खुद को, ये रूटीन रखेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। सर उनके लिए तो यही है कि मेहनत कीजिए, और मुझे ये लगता है कि हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होगा। अगर जैसे कोई कम टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, उसके पीवाईक्यू लगाओ लगाओ आप, तो उससे भी आपका हो जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और सर कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी, जितने जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है। बाकी सर और पूरा खेल मुझे लगता है आधा खेल तो माइंडसेट का ही है, अगर माइंडसेट बिल्कुल, ठीक रहेगा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इनके बारे में क्या कहना है? सर डिसिप्लिन तो पूरा मतलब करना ही है कि टाइम से उठना, अपना टाइम देना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें। और सर मोटिवेशन तो मुझे लगता है कि आपको अंदर से ही आता है। बाहर चाहे आप कितना ही वीडियो देख लें, वो जैसे-जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होएगा, रिवीजन होएगा, तो वो मोटिवेशन अंदर से ही आ जाता है फिर, कि अब की बार और रिवीजन करना है और रिवीजन करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो काम करता है सर। और प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कोई ऐसे आप माइंड फ्रेश करने के लिए आप क्या करते थे? ब्रेक भी चाहिए होता है ना, मूवीज देखना होता है, कोई खेल लेता है, कोई कुछ कर लेता है, आप क्या करते थे? आपको क्या लगता है कि ब्रेक्स के रूप में मेरे को ये अच्छा लगता था? सर ब्रेक्स के लिए कभी-कभी मूवीज़ भी देखी हैं, हम्म। माइंड फ्रेश करने के लिए। और सर मुझे लग मैं ये करती थी कि अपने पेरेंट्स से बात करती थी मैं हमेशा। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उनसे बात करती थी, तो उस टाइम भी सर उसी की बातें होती थी कि अगर पेपर क्लियर हो जाएगा तो बाद में क्या होगा, ऐसे-ऐसे। तो उससे दिमाग काफ़ी फ्रेश हो जाता था। ओके ओके, तो धुरंधर 2 आपको देख लेनी चाहिए अगर आप मूवीज का शौक रखते हैं तो। जी सर। ओके। ठीक है सपना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अपने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा भी कोई पॉइंट रह जाएगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स कमेंट डाउन कर देंगे और आप अपनी आईडी से उनको वहां रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो उनकी जो क्वेरीज है वो रिजोल्व हो जाएगी। जी सर, ठीक है। बिल्कुल। और एक पॉइंट मेरे दिमाग में और था कि आपने जब तैयारी की, सारे कंटेंट आपने जो पढ़ा फिजिक्स वाला, ठीक है, उसमें आपने जो अपनी कोचिंग का था वही कंटेंट पढ़ा या फिर अदर भी बुक्स वगैरह से देखे कुछ?
नहीं सर, कंटेंट पूरा मैंने आपका ही पढ़ा, और जैसे-जैसे आपने गाइड किया कि पहले यूनिट कंप्लीट करो, फिर असाइनमेंट्स दो, फिर पीवाईक्यू दो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो मैंने पूरा प्रोसेस वही फॉलो किया। और बीच में कई सर बीएससी में मुझे लगा कि जैसे कोई टॉपिक वीक रह गया, तो मैंने सीबीएस की बुक उठाई है, तो वो टॉपिक जैसे बीच-बीच में पूरी बुक नहीं पढ़ी, लेकिन जो टॉपिक कमजोर रह गया उसको वहां से किया है, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके फिर सर पूरा तो डेडिकेशन, पूरा तो वो जो कोचिंग का रहा है पूरा वही किया है। तो आपने 4 स्टेप बताए, थ्योरी हम्म। पढ़ी, असाइनमेंट, पीवाईक्यू, टेस्ट। हाँ सर। क्या रोल है इन 4 स्टेप का? क्या हो जाता है इनसे? सर मुझे जैसे मान लो आपने पूरा यूनिट कंप्लीट कर ली, तो वो ही इनफ नहीं है, उसके बाद सर रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट भी देने पड़ते हैं, आपको पता लगता है कि किस जगह आपने गलती की है या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग रहता है। तो असाइनमेंट पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाता है कि ये जो फॉर्मूला है या जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, तो उसको आप हाईलाइट कर लो। फिर उसके बाद सर आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर सर मैंने तो हाईलाइट का ही वो किया था पूरे नोट्स में, तो वो ही एक तरह से शॉर्ट नोट्स बन गए थे जो भी इम्पोर्टेंट। तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, जो भी आपकी यूनिट है उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहता, तो ये स्टेप तो सर फॉलो करने ही पड़ते हैं। ओके, ओके। सपना, तो आई थिंक हमने सब कवर कर लिया है। फिर भी कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इनको रिस्पॉन्ड कर देंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, है ना? तो अपने इस इंटरव्यू को यहीं ओवर करें या कुछ और बाकी रह गया आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे लिए तो हो गया पूरा कंप्लीट। ऐसे? चलो ठीक है। तो फिजिक्स बाय निखिल राज चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से बने रहिए, और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिएगी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है ना? और सपना से भी अगर आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना अपनी क्वेरी। सपना जो है वो वहां आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है ना? जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। ओके सर, बाय।